गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस तो शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ओहो मेरी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे। बट एटलीस्ट जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने ही तो होने चाहिए, बट उसके 10% भी लास्ट वीडियो पे नहीं थे। थोड़ा बुरा लगता है, बट ठीक है। मुझे अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ बनाने पे, कंटेंट बनाने पे फोकस कर रही हूँ। फिर टाइम के साथ मैं भी इम्प्रूव करूँगी, जो भी दूसरी चीज़ें होंगी वो भी लेके आएंगे। लेकिन चलो ठीक है, अभी हम लोग हमारे टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर थर्ड लास्ट चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स के पार्ट सेकंड का, विच इज़ थर्मोडायनामिक्स। मैं चाहती तो इसको वन शॉट में करवाती, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास टाइम है और हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि इसके जो बाद वाला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो वन शॉट में जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग एटलीस्ट 3 पार्ट में तो कर ही सकते हैं। और दिसंबर एंड तक मेरा टारगेट है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो हाई होप मैं करवा लूँगी। तो इसलिए हम लोग इसमें 3 पार्ट्स में लेके आए। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी फील होती है कि जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेट्स से इट इज़ मोर देन 90 मिनट्स या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, सोच के कि यार इतना लंबा कौन देखेगा। तो इट्स बेटर कि मैं छोटे पार्ट्स में बनाऊँ। जब आपके एग्जाम पास में आ जाएंगे ना, उस टाइम मैं वन शॉट भी डालूंगी, थोड़ा सा क्विक रहेगा। थोड़ा सा जो मेन जो टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे उसके अंदर, तो वो भी हम लोग लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। छोटा ही रखेंगे। इसके अंदर हम लोग जो हमारी लास्ट प्रोसेस थी, एडियाबैटिक प्रोसेस, वो रह गई थी, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हम लोग अगर हमारे पास टाइम बचा और देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो हम लोग हमारा जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन है, उसको भी स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन वो कर लेंगे। और एक चीज़ और, इस चैप्टर के अंदर ग्राफ्स भी आते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, तो वो ग्राफ्स मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करवाऊंगी, मैं अभी इसलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज सिलेबस जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसके अंदर तो वो पार्ट है ही नहीं। आपके जो नीट और जेई के लिए जो लोग प्रिपेयर करें या फिर कोई भी दूसरे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो उसके अंदर वो है। तो उसके लिए हम लोग एक क्विक वीडियो लेके आएंगे अलग से। 10 to 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर दैट वीडियो, मे बी 15-20 लास्ट, ठीक है। तो हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स की बात करेंगे, और इसलिए अभी मैं वो नहीं लेके आई। और दूसरा रीज़न ये है कि जो ग्राफ्स है ना, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है मेनली, तो हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और उसका थ्योरी कर लेंगे। तो वो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। जब हम लोग हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कब अपलोड करना है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग मेन जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ ली थी, आइसोबैरिक पढ़ लिया था, आइसोकोरिक पढ़ लिया था, आइसोथर्मल पढ़ लिया था। एक लास्ट प्रोसेस और रहती है विच इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, दीज 2 प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? तो हमने अभी तक जितने भी प्रोसेसेस पढ़ी थी ना, सब प्रोसेस में कोई ना कोई एक क्वांटिटी क्या रह रही थी, कांस्टेंट रहती। जब हमने आइसोबैरिक पढ़ा वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक पढ़ा वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, आइसोथर्मल पढ़ा वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो उसी टाइप से जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हमारी जो हीट है ना, दैट इज कांस्टेंट, या फिर हम लोग कहेंगे चेंज इन हीट। जो हीट एनर्जी का चेंज आ रहा था ना, जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो चेंज है ये दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो इसका चेंज जो बेसिकली डिफरेंशिएशन, जो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए चेंज की बात करें तो वो एक डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग आगे, हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो रिलेशन बनता है वो होता है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर अगर आपको और इसको एक्यूरेट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई फॉर स्पेसिफिकली किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, बिकॉज यहाँ पे हीट एनर्जी में चेंज नहीं होता है। द हीट एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एंड चेंज इन हीट एनर्जी इज 0। तो ये हमने पढ़ लिया। तो अब इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू जो हम लोग इन जनरल बात करते हो क्या होती है, वर्क डन बाय गैस, ठीक है। वर्क डन बाय गैस इज व्हाट, माइनस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये रिलेशन हमारे पास आता है, किससे आता है, ये रिलेशन हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस से।
तो अब आप देखो, हमें पता है कि डेल्टा यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो हमने जब हमारी फर्स्ट प्रोसेस पढ़ी थी ना आइसोकोरिक प्रोसेस, उसी के अंदर हमने पढ़ लिया था कि डेल्टा यू इज व्हाट, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये था। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो जो हमारा वर्क डन बाय गैस आएगा वो आएगा नेगेटिव का एन सी वी डेल्टा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम लोगों ने जो चारों की चारों प्रोसेस पढ़ी ना, चारों ही प्रोसेस के अंदर हम लोग वर्क डन बाय गैस निकाल रहे हैं। अगर वर्क डन ऑन गैस निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगाओगे तो वो वर्क डन ऑन गैस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको और स्पेसिफिक टर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, विच इज़ पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। जिस टाइप से हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, सिर्फ इसके अंदर हमने दिखाई थी, बाकी सब हम लोग उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो थी हमारी पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वो आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर हम लोग लिखते थे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। लेकिन जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करेंगे ना, तो यहाँ हमारे पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन आ रही है विच इज़ पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज व्हाट, गामा इज एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं गामा इज व्हाट, एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू होती है गामा इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी, या फिर 1+2/f, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप लोग सब पूछोगे कि वैल्यू कहाँ से आई, बिल्कुल ये वैल्यू आ जाएगी, इजीली आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको हमारा जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे आने वाला है। इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको पढ़ना ही है, तो मैं इसलिए यहाँ पर नहीं इसको पढ़ा रही, इसको डेरिवेशन नहीं करवा रही। इट्स वेरी ईजी, गामा दैट इज एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट, जो Cp और Cv दैट इज हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो रेशियो होता है ना वो होता है गामा, और इसकी वैल्यू होती है 1+2/f। व्हाट इज f, तो जो f होता है ना वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स पढ़ोगे, सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अलग अलग होते हैं। वो कैसे डिफाइन करना है, कैसे आता है, सब डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। उस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि नॉन लीनियर, लीनियर जो एटम्स रहते हैं उनके लिए क्या इसकी वैल्यू रहती है, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो f होता है ना वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1+2/f इज व्हाट, गामा। ये सारी जो बेसिक चीज़ें ना अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकालना, देखो हमें वर्क डन बाय गैस निकालना है ना, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो सकता, दूसरी फॉर्म में भी चेंज हो, इट्स 2 तो 2, 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग CV की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग CV की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे ना आपको वहाँ गामा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग इस CV की वैल्यू को गामा की टर्म में चेंज कर पाए ना, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो वही ट्राई हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग इस CV को गामा की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हमारा वर्क डन बाय गैस दैट इज व्हाट, माइनस का NCV डेल्टा टी, ये चीज़ हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, अब हमें गामा की वैल्यू निकालनी है CV के टर्म्स में, या फिर CV की वैल्यू चाहिए गामा की टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमारा रिलेशन लिख देते हैं, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV इक्वल्स टू 1+2/f, दिस इज द रिलेशन। लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले। तो हमारे पास ये रिलेशन है। इसके अलावा एक रिलेशन और है जो हमने पहले एक प्रोसेस के अंदर निकाला था, विच वॉज CP माइनस CV इक्वल्स टू R। आई गेस हमने जब आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये रिलेशन निकाला था, दैट इज CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, CV की निकालनी है, तो हम लोग को CP को हटाना पड़ेगा। तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस CV होगी, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो गामा इक्वल्स टू CP, CP यानी CV प्लस R डिवाइड बाय CV हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो
हम लोग यही कर लेते हैं, गामा सी वी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, सी वी को ट्रांसफ़र कर लेते, ये हो जाएगा गामा -1 इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से हमारे पास सी वी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन गामा -1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से एक रिलेशन और आ सकता है, देखो कैसे आ सकता है, गामा -1 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो गामा -1 इक्वल्स टू 1 + 2/f -1 विच इज़ 2/f। तो आप वैल्यू पुट करो तो सी वी की वैल्यू आपके पास ये भी आ जाएगी आर अपॉन 2/f, यानी एफ आर अपॉन 2। ये भी हमारे पास सी वी की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने बोला ना कि हमारे पास गामा की वैल्यू 1 + 2/f है, तो उससे हमें सी वी की वैल्यू भी मिल जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में। और अगर इस फॉर्मूला में पुट करो तो सी पी की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो आती है 1 + f/2 आर, ये वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग वैसे भी करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हमें चाहिए वो आ चुका है, विच इज़ सी वी की वैल्यू कितनी आ रही है, आर अपॉन गामा -1। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। गामा क्या है, एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट है, और सी वी की वैल्यू हमें चाहिए। अबे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है इस रिलेशन में। तो हम लोग ये सारी चीज़ हटा देते हैं, कैसे क्या आया। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन बाय गैस इज वॉस, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, एन और सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर अपॉन गामा -1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, बाकी सारा चीज़ आप हटा दें, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिल गया। दिस रिलेशन इज सफिशिएंट। हम लोग इससे भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में डेल्टा टी के टर्म में नहीं पूछ के पी वी की टर्म में पूछेगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो हर केस में वैलिड है, ठीक है। वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको पूछा आइडियल गैस तो वो इक्वेशन सब जगह वैलिड होगी। तो हम लोग नॉर्मली सबके अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करी है। यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं तो क्या होता है। देखो हमारे पास है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये रिलेशन हमारे पास होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी को मैं चेंज करना चाहती हूँ तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, डेल्टा टी इज व्हाट, T1 T2 - T1, चेंज इन टेम्परेचर होता है ना। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखो P1 V1 इक्वल्स टू NR T1, P2 V2 इक्वल्स टू NR T2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को ये करें ना, हम लोग P2 V2 - P1 V1, तो क्या हो जाएगा NR T2 - T1। और यही तो हमारा क्या है, डेल्टा टी, दैट इज NR डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, P2 V2 - P1 V1। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हम लोग हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू वॉस माइनस का एन और आर, सॉरी कंप्लीटली जो एन आर डेल्टा टी है ना, एन आर डेल्टा टी, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ रही है, P2 V2 - P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। और इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जाएगा W वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू, माइनस साइन अंदर ले लो तो हो जाएगा P1 V1 - P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा -1। और ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन बाय गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। और हम लोग सभी प्रोसेसेस में यही कर रहे थे कि हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे, ठीक है। हमने अगर हम बात करें आइसोकोरिक की, तो वहाँ पे हमारा वर्क डन बाय गैस 0 आ रहा था। फिर हमने आइसोबैरिक के अंदर एक रिलेशन निकाला था, आइसोथर्मल के लिए रिलेशन निकाला था विच वॉज 2.303। अगर हम लोग लॉग 10 की बेस की बात करें, NRT लॉग V2/V1, ये रिलेशन हमने निकाला था। तो उसी तरह से हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन निकाल दिया है, विच वॉज वर्क डन बाय गैस इज P1 V1 - P2 V2 बाय गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। और अगर आपको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो NR T1 - T2, मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव करके T1 - T2 कर दिया, और ये हो जाएगा गामा -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में पूछा या टेम्परेचर की फॉर्म में पूछा, अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, जहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय गैस निकाल रहे हैं।
चलो ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में हम लोग दो टर्म्स जो हर केस में पढ़ते हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा हमारे पास था कि हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी फाइंड करते थे। तो उनका भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको इतना नहीं पूछ के आपको सिंपल वो टर्म्स क्या आती है सब जगह आपको बतानी रखी होगी, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डायरेक्टली आपका जो वन लाइन क्वेश्चन होता है ना जी मेंस के अंदर स्पेसिफिकली और नीट के अंदर, तो डायरेक्टली उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है और आता भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमारे पास क्यू क्या होता है एम एस डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए निकालो तो दैट इज क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये हो जाएगा। एंड वी नो, हम लोग इसको डेल्टा की उस माइनर चेंज की बात करें, एंड वी नो कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस दिस वैल्यू इज व्हाट 0। अगर ये वैल्यू 0 आती है ना तो हमारे पास एस भी क्या आ जाएगा 0। अगर आपको सी लिखना है तो सी लिख दो, सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस, हो जाएगा ये चीज़। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि हम लोग हमेशा सीपी और सीवी पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर आइसोगोरिक दैट इज सीवी, फॉर आइसोबैरिक फॉर सीपी, लेकिन हम लोग सी टी और सी एडियाबेटिक को हम लोग सी ए लिख दे, ठीक है। ये सी ए कर दो आप, इसको एस ए या फिर सी ए कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस सी ए और सी टी दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, इनके लिए हमको डिफाइन क्यों नहीं करते थे। तो हमने ये चीज़ निकाली थी, अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करूँ तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ वहाँ पे हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इनको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग इनको स्टडी नहीं करते, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके लिए क्या होगा, तो हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बल्क मॉड्यूलस की बात करूँ तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये वैल्यू हमने आई गेस आइसोथर्मल के लिए भी निकाली थी, वहाँ पे आती है। मैंने निकाली थी या नहीं निकाली थी मुझे भी याद नहीं, अगर नहीं निकाली तो अभी निकाल देते। फॉर एग्जाम्पल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन हमारे पास होती है और हम लोग आइसोथर्मल की बात करें, ठीक है। मुझे याद नहीं है कि मैंने वो करवाया नहीं करवाया, इसलिए मैं फिर से करवा रही हूँ। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, डिफ्रेंशिएट कर लो पी डी वी प्लस वी डी पी। हमें नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो कर रहे हैं। और ये एन आर डेल्टा टी, ठीक है, एन आर डेल्टा टी और टी का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी डी वी इक्वल्स टू माइनस का वी डी पी। अब देखो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा पी अपॉन पी, ये वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, तो देखो आप क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा पी, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू क्या लिखूंगा अगेन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस की वैल्यू हो जाएगी पी। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इसकी वैल्यू आती थी पी प्रेशर के इक्वल, ठीक है। अगर नहीं करवाया तो यहाँ पे देख लेना, आई थिंक करवा दिया होगा मैंने, इंपॉर्टेंट है, नहीं करवाया होगा तो आप यहाँ से चेक कर लेना, इस टाइप से ये निकल जाएगा। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम लोग बाकी की जो तीनों प्रोसेस थी उसके अंदर हम लोग जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते थे पी वी इक्वल टू एन आर टी, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को मैं के ले रही हूँ, ठीक है, पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो देखो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले वी गामा को ले लो एज इट इज़, पी का करो डेल्टा पी। हमें नहीं पता है कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम लोग डेल्टा पी कर, हमें बोला होता ना कि टी के रेस्पेक्ट में करना है तो हम लोग डेल्टा पी अपॉन डेल टी कर देते, ठीक है। लेकिन हमें कुछ नहीं बोला, तो हमें जनरल जो डिफ्रेंशिएशन होना है वो कर रहा है, एक को कांस्टेंट रखो दूसरे का करो, फिर दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का डिफ्रेंशिएशन करो। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता हो जाने चाहिए, अभी तक आपकी 11th क्लास कंप्लीट होने वाली है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो मेजर फॉर्मूलाज है नॉर्मल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आपको एडवांस लेवल में आने चाहिए, वो आप 12th तक सीख जाओगे, लेकिन यहाँ तक आपको जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज है ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कर लिया। अब दूसरी टर्म क्या होगी, आप पी को एज इट इज रखो और वी का करो। अब हमें पता है कि अब मैं सारे रूल्स वापस से नहीं बताऊंगी कि अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा गामा आगे आ जाएगा वी गामा -1, एक टर्म माइनस करनी है और फिर वी का क्या हो जाएगा डेल्टा वी एंड इक्वल्स टू 0। इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना फिर तो कोई रिलेशन आने वाला ही नहीं है।
वैसे तो आपको ये कोई रिलेशन नीट या जेईई के एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट ही पूछेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई में क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं भी बनता है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इनको अलग अलग कर दो, हमारे पास हो जाएगा वी गामा डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस का पी गामा वी गामा माइनस 1 डेल्टा वी हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आप लिख दो डेल्टा पी अपॉन पी, मैंने इस पी को इधर लिया इक्वल्स टू माइनस का गामा वी गामा माइनस 1 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी गामा, इसको लिया है इधर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर है वी गामा माइनस 1, नीचे है वी गामा, तो मैं इसको वी माइनस गामा कर सकती हूँ ना, ऊपर लेके जा रही हूँ तो, और ये क्या हो जाएगा वी गामा माइनस 1 माइनस गामा, ये कैंसिल, तो वी की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन वी, तो इस पूरी टर्म को मैं 1 अपॉन वी लिख सकती हूँ। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन गामा डेल्टा पी अपॉन पी, इसको गामा को मैं इधर लिया, ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपको इधर, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं और हम लोग सीधा रिलेशन लिखते हैं। तो हमारे पास E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा पी एज इट इज लिखो, डेल्टा वी अपॉन वी यानी माइनस का डेल्टा पी गामा पी हो जाएगा, डेल्टा पी से डेल्टा पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा पी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन आता है, और अगर मैं बात करूँ थर्मल प्रोसेस के लिए तो हमारे पास आता है E आइसोथर्मल इक्वल्स टू व्हाट, P। तो आप देखो हमारे पास इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन पूछ सकते हैं। क्या रिलेशन पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन उसमें से चूज करना है। तो वो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं E एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू गामा ऑफ E आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो E एडियाबैटिक गामा मल्टीप्लाई P, और P की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर, E आइसोथर्मल, जो यहाँ पे पुट कर लो तो हो जाएगा गामा मल्टीप्लाई बाय E आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको क्वेश्चन इसके ऊपर बन भी सकता है। तो यहाँ पे हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी वो कंप्लीट होती है। अब इसके आगे एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद में एक और प्रोसेस आती है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। तब तक आप लोग मुझे बताओ कि आपका जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, वो आपके जो कोचिंग्स है, स्कूल्स है या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस विच इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? हमने जब बात करी ना, पॉलीट्रॉपिक बोल दो या पॉली एटोमिक प्रोसेसेस भी बोल नहीं सकते, लेकिन वो रिलेट उसी से होता है पॉली एटोमिक, बिकॉज जब हम लोग एडियाबैटिक की बात करते हैं ना तो वहाँ पे हमने गामा को फिक्स कर दिया, ठीक है, कि पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और गामा की वैल्यू जो भी हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे उसके लिए फिक्स होगी, विच इज़ या तो वो डायटोमिक होगा, ट्राइएटोमिक होगा या फिर मोनोएटोमिक होगा। ये 3 चीज़ें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई इसके बारे में, मे बी इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन जो गामा होता है ना वो हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करो तो हमने डिफाइन कर रखा मेनली 3 ही प्रोसेसेस के लिए, या तो मोनोएटोमिक यानी एक एटम हो जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नॉर्मल, ठीक है, O C O इनके लिए। और अगर हम लोग बात करें डायटोमिक, तो डायटोमिक में हमारे पास CO आ जाएगा, या फिर हम लोग O2 पढ़ सकते हैं, H2 पढ़ सकते हैं, जहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर हम लोग ट्राइएटोमिक पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ट्राइएटोमिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितनी, 3 होनी चाहिए, यानी CO2 हो गया, H2O हो गया, इस टाइप से हो जाएगा,
तो इन 3 प्रोसेस के लिए हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। लेकिन उसी से अगर हम लोग आगे चले तो हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस या पॉली एटॉमिक प्रोसेसेस आते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे ना वो 4 या 4 से ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे, और उसको हमको कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जब एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा ना, तो हमारा रिलेशन था पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ये हो जाएगा पी वी, आप ले लो एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे n कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, हम लोग इसको n नहीं लेते बिकॉज हम जब रिलेशन पढ़ते हैं ना तो हमारे पास n सी वी डी टी और वो आता है, तो क्लैश करने लग जाएगा। तो लेट्स से दिस इज पी वी एक्स, एक्स ले लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, पी वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वेयर एक्स इज वॉट, जो भी आप नंबर ऑफ सिस्टम की आप बात कर रहे हो उसके लिए आ जाएगा। तो इसके लिए हमें रिलेशन निकालना है। तो देखो जब हमने ये एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने CV के लिए एक रिलेशन निकाला था विच वॉज वॉट R अपॉन गामा -1, ये था। लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ जो हम लोग ऊपर डिफाइन कर रहे थे वो गामा था, यहाँ पे हम लोग x बात कर रहे हैं ना, तो हमारे इसके लिए जो CV है ना वो क्या हो जाएगा R अपॉन x-1। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है, पी वी एक्स लेके करो, सेम आप प्रोसेस को रिपीट कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास r अपॉन x-1, ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं विच वॉज डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं बोल रहे कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू 0 नहीं कर रहे। अगर मैंने बोला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये 0, फिर तो सारी चीज़ें सेम होती, सिर्फ वो आ जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं और हमने ये डिफाइन नहीं कराई कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम लोग को इसको लेके चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एन सी प्रोसेस, ठीक है, जो भी प्रोसेस। अब हमें नहीं पता है यहाँ पे एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, कुछ भी नहीं पता। पता होता तो हम CP CV कुछ भी लिख सकते थे और एडियाबैटिक के लिए 0 कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता तो हमने NC प्रोसेस लिख दिया। और डेल्टा T, DU की वैल्यू फिक्स होती है विच इज NCVD, सॉरी डेल्टा T हो जाएगा। और ये क्या होता है, प्लस वर्क डन बाय गैस, तो W बाय गैस, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी विच इज वैल्यू हमने निकाली थी जब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही थी, माइनस का आ रहा था एक, तो ठीक है, माइनस का NCVO, CV की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, R अपॉन गामा -1 डेल्टा T, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट करी है बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसी को आगे लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो N और डेल्टा T सब जगह से हट जाएगा, पीछे क्या रिलेशन बचेगा, C प्रोसेस इक्वल्स टू CV माइनस R अपॉन गामा -1। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे सब जगह गामा लिख दिया है, गामा नहीं हो गया, क्या हो जाएगा x-1, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉलीट्रॉपिक, जहाँ पे गामा की वैल्यू x है, ठीक है, यहाँ पे गामा नहीं है, x है, जो हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये x-1 हो जाएगा, x-1। अभी तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो क्या मतलब, फिर तो सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं अगर हम लोग गामा पढ़ रहे तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है और इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। ये आपके CBSE के अंदर तो नहीं है, लेकिन नीट और JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। CBSE के लिए जो मैंने से पहले कराया था ना एडियाबैटिक प्रोसेस, वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। उसको आगे अगर हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। ओके चलो, तो अब हम लोग है ना एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या है वो, कि अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अगर हमें वर्क डन पूछा हो तो क्या केस होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास 2 केसेस होंगे। सबसे पहला केस होगा एक्सपांशन के लिए। एक्सपांशन मतलब कोई भी गैस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, जिसको वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है, वो एक्सपांड कर रही है और हमें निकालना है वर्क डन। ये हो गया P, ये हो गया V, ठीक है। ये हो जाएगा
क्या चीज़ है ये, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, देखो ये चीज़ें भी मैं पहले ही बता रही हूँ, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, नीट और जेईई के लिए है। ये ट्रिक टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, वरना आप डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, उसके अंदर गैस एक्सपांड करिए, इसका मतलब एक्सपांशन वाला केस है, और वहाँ पे आपको पूछा है कि 3 प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है। IB का मतलब है आइसोबैरिक, ठीक है। IT का मतलब है आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक तो मैंने लिखा है। 3 प्रोसेस है। अब आप पूछोगे कि हमने आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं लिया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बात करें वर्क डन की, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस, और हमें पता है कि आइसोकोरिक केसेस के लिए वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हमने उस सिस्टम को नहीं लिया, पीछे बचे 3 सिस्टम। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, सॉरी, उसके अंदर हमें वर्क डन निकालना है और उस सिस्टम के अंदर गैस एक्सपांड कर रही है, इसका मतलब एक्सपांशन वाला केस है। तो किस प्रोसेस के लिए वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, या फिर किसके लिए कम होगा, या फिर क्या सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको सिंपल सी ये तीनों देखो प्रोसेस से निकालनी है। आइडियाबैटिक है वो सबसे स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद में आइसोथर्मल होगी, उसके बाद में एडियाबैटिक होगी। अब आप देखो कि जब हम लोग ने वर्क डन, या फिर जो हमने फर्स्ट पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं, वर्क डन इज व्हाट, एरिया अंडर PV ग्राफ होता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन से ग्राफ के अंदर 3 ग्राफ है, 3 रिप्रेजेंट करे, 3 लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको देखना है कि किसके अंदर एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर है, तो IB का एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब वर्क डन बाय आइसोबैरिक प्रोसेस इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वही है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो किसके अंदर एरिया आ रहा है, आइसोथर्मल, मतलब सीक्वेंस ऐसी चलेगी, सबसे पहले ज़्यादा एरिया आ रहा है IB के लिए, फिर आ रहा है आइसोथर्मल के लिए, फिर आ रहा है एडियाबैटिक के लिए। तो प्रोसेस भी वैसे ही बचेगी, आइसोथर्मल एंड देन W एडियाबैटिक। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी देखो ये एक फिक्स्ड आंसर है कि अगर एक्सपांशन का केस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो वर्क डन के लिए ये ही ग्राफ लेने वाला हो। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो, बट रिलेशन निकाल सकते हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और फिर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो हो गया एक्सपांशन वाला केस। और अगर हमें कंप्रेशन के लिए पूछा है कि जो हमारी गैस है ना वो कंप्रेस कर रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, एक्सपांड का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तब आपको क्या करना है। तो बस इसी ग्राफ से हो जाएगा। देखो ये हम लोग हटा देते हैं, इसी ग्राफ से हो जाएगा। कैसे, आप इसी ग्राफ को ऊपर की साइड ले जाओ। आप देखो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, इसको आप लोग ऐसे कर दो और इसको कर दो ऐसे, हो जाएगा। हम लोग इसी को आगे लेके जा रहे हैं। ये प्रोसेस कौन सी है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो एरिया सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर है ना, तो इसके अंदर का एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस इज मैक्सिमम। उसके बाद आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसके बाद क्या आएगा, ये आइसोबैरिक। बस उसी का उल्टा हो गया, कुछ भी चेंज नहीं है, हमने उसी ग्राफ को आगे लेके चले गए। फिर देखो एरिया अंडर किसके ज़्यादा आ रहा है और किसके कम आ रहा है, जस्ट ऑपोजिट। उसके लिए एडियाबैटिक का सबसे कम था, यहाँ पे एडियाबैटिक का सबसे ज़्यादा था। आइसोथर्मल बीच में ही रहने वाला है। पहले वाले केस में आइसोबैरिक के लिए सबसे ज़्यादा था, और इस वाले केस में आइसोबैरिक के लिए सबसे कम है। तो ये रिलेशन जो ग्राफ वाला फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, सारी नॉन लीनियर फॉर्म्स क्या होती है, लीनियर फॉर्म्स क्या होती है, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या रहती है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाले। एक टॉपिक है कि हम लोग ग्राफ्स, PV ग्राफ्स जो होते हैं, या फिर PV ग्राफ नहीं, कोई भी ग्राफ्स है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो वो क्या है, तो उसके लिए हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल और ग्राफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचते हैं। एक तो बचता है कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर, ये वाला टॉपिक, और दूसरा थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस 2 स्टेज। जो कार्नोट इंजन वाला टॉपिक है और जो रेफ्रिजरेटर वाला टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज वो पूरा अलग ही एक कंबाइंड टॉपिक है, तो उसको हम लोग स्प्लिट नहीं करते कि यहाँ पे आधा पढ़ लिया उसमें आधा पढ़ लिया, तो ताकि वो मुझे भी जो थंबनेल है उसमें लगाने में ईजी रहे कि इसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बस एक टॉपिक बचेगा ग्राफ्स वाला, जो मैं अलग से करवा दूंगी, बाकी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें,
मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखो मैं भी जब स्टूडेंट थी 11th-12th में थी तो मुझे भी ऐसा होता था कि काफ़ी बार हम लोग कोई बुक भी देते, जैसे अलग अलग ऑथर्स की बुक पढ़ते थे, तो हमें ऐसा होता था कि 1-2 पेज पढ़ा या नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उसी टाइप से वीडियोस के लिए भी बोल रही हूँ कि आप वीडियो को स्टार्ट करते आप सोचोगे कुछ मैजिक हो जाएगा, सब चीज़ें दिमाग में चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू करो, 10 मिनट 15 मिनट को देखो। अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी जितना पढ़ा है उतना भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसको 10-15 मिनट्स का टाइम दो, अच्छे से पढ़ो। आप पढ़ रहे हो, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, सिर्फ पास होना है, तो कुछ देखो ही मत। आप कॉपी बुक जो भी आपको स्कूल में पढ़ा रहे हो उससे पास हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बिकॉज मेरी भी बहुत मेहनत लगती है। आप लोग ऐसा लगता है ना यार वीडियो ही तो बनाना, इनके तो व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, उस जो भी टॉपिक रहता है उसको डिटेल से पढ़ना, चाहे हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाने से पहले एक बार पूरी सीक्वेंस प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, मुझे उसको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ती है, तो टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, इसको एडिट भी करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप देखो उसको। अगर नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स करो, अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आता छोड़ दो, ठीक है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि अरे भाई नहीं आ रहा फिर भी मेरा वीडियो देखो, नहीं। तो थोड़ा सा वीडियो को टाइम दो, अच्छा लगे तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आए, कहीं पे प्रॉब्लम है कि सब चीज़ें समझ में आ गई लेकिन 2-3 टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्नोट इंजन की। तो तब तक के लिए थैंक यू।